गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रायिकता। प्रायिकता को स्टार्ट कर रहे हैं आज। प्रायिकता में उदाहरण नंबर पहला है एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे अपने 6, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये जो संख्या है 6 ये होती है। अब इन 6 संख्याओं में मैं आपको कई प्रश्न करवा रहा हूं। इसमें देखिए सम संख्या कौन कौन सी है। सम संख्या है इसमें अपनी 2 4 6, 2 4 6 और विषम संख्या है अपनी। कई प्रश्न हो रहे हैं इसमें, पहला उदाहरण ही नहीं, कई प्रश्न करवा रहा हूं। विषम संख्या है अपनी 1 3 5 और अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। इनमें से एक प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या होती है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या दुनिया में 2 और जो एकमात्र सम संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी विषम ही होंगी। एक सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य है ये, और इसके अलावा जो भी होंगी वो विषम होंगी, विषम अभाज्य होंगी। अब 2 3 5 और अगर सम अभाज्य की बात करें, अभाज्य तो हो लेकिन सम हो तो सम अभाज्य अकेली 2 होती है। और विषम अभाज्य की बात करें तो विषम में अभाज्य, देखो यहां मैंने अभाज्य लिखा तो अभाज्य में तो सारी आएगी सम और विषम। सम अभाज्य में सम ही आएगी और विषम अभाज्य में आपकी आएगी 3 और 5। इन 6 में 2 ही विषम अभाज्य हैं। स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए आप एक बार। इनमें से चाहिए प्रश्न पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, इसका पूछ लेता है, इसकी प्रायिकता पूछ लेता है, इनमें से किसी की भी एक की प्रायिकता पूछ सकता है, लेकिन सबके लिए कुल संभावित परिणाम 6 ही होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन से पूछ ली प्रायिकता। उसमें सपोज अपन से पहला प्रश्न मान लीजिए सम अभाज्य की प्रायिकता पूछी है तो P सम संख्या की पूछी है। सपोज P प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता का मान पूछा जाए तो सम संख्या की प्रायिकता का मान होगा आपका, नीचे आएंगे कुल संभावित परिणाम, नीचे आएंगे आपके कुल संभावित परिणाम और ऊपर आपका लिखा जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम। देखिए स्टूडेंट्स, घटना के कुल अनुकूल परिणाम। अब इनमें सम संख्या कितनी है, कुल संभावित परिणाम तो हमारे 6 हैं और अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणाम, ये घटना है हमारी जिसकी प्रायिकता पूछी है सम संख्या की। तो सम संख्या कितनी है 2 4 6, मतलब इनकी गिनती कितनी है, गिनती करो तीनों की, 1 2 3, 3 सम अंक है, 1 2 3, 3 सम संख्या है। तो ऊपर अनुकूल परिणाम आ जाएंगे 6 और प्रायिकता हो जाएगी 1/2, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब दूसरा हमसे पूछे वो विषम संख्या की। P विषम संख्या, विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को उछालते हैं तो विषम संख्या की प्रायिकता आ जाएगी आपकी, सूत्र मैंने लिख दिया है, आप, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। कुल संभावित परिणाम 6 और विषम संख्या कौन कौन सी है, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम 3 होंगे 1/2
और स्टूडेंट्स एक की अगर बात करी जाए तो एक है, देखो तो विषम संख्या है, लेकिन अगर अभाज्य और अभाज्य के रूप में इसका वर्णन करें तो ना तो ये भाज्य होती है ना ही ये अभाज्य होती है, मतलब दोनों में से किसी प्रकार की संख्या नहीं होती है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, जबकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक। इसलिए ना तो भाज्य की परिभाषा को संतुष्ट करता है एक, ना अभाज्य की परिभाषा को संतुष्ट करता है, क्योंकि अगर कोई संख्या भाज्य होगी तो उसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होंगे, और कोई संख्या अभाज्य होगी तो उसके गुणनखंड केवल और केवल 2 ही होंगे। लेकिन एक का गुणनखंड अगर हम करें तो एक ही होता है, जो ना तो भाज्य की परिभाषा को संतुष्ट करता है ना अभाज्य की परिभाषा को संतुष्ट करता है। अब स्टूडेंट्स आप अगर अपन से अब अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछे तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता का मान इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या है अपनी 2 सबसे छोटी और एकमात्र समअभाज्य, फिर 3 और 5। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या भी 3 हुई, तो इसके अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या के भी 3 हुए, 2, 3, 5। और नीचे कुल संभावित परिणाम तो सबके लिए एक ही होंगे, 6, क्योंकि एक पासे को उछालने पर चाहे घटना कुछ भी हो, कुल संभावित परिणाम हमेशा 6 ही होंगे। तो इसकी प्रायिकता का मान भी 1/2। अब सम अभाज्य, अब प्रायिकता है सम अभाज्य की, तो सम अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास? यहाँ नीचे तो 6 ही आएंगे कुल संभावित परिणाम। एक समअभाज्य कौन सी है? तो एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 ही होती है, 2 के अलावा दुनिया में कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं है। 2 से बड़ी भी जितनी सब संख्याएं सब भाज्य होती हैं, तो एक ही है इसका अनुकूल परिणाम, इसकी प्रायिकता 1/6। और विषम अभाज्य की प्रायिकता क्या होगी? जब हम एक पासे को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें विषम अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक विषम अभाज्य 3 है, दूसरी विषम अभाज्य 5 है, तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए, तो 2/6। 2/6 का मतलब 1/3। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब अपने पास दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण नंबर 2 प्रायिकता का, कि 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं। जब 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभावित, एक पासे को फेंकेंगे तो एक पासे को फेंकते हैं तो अपने कुल संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। फिर दूसरे पासे को भी इसके साथ फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होंगे। मतलब ये 2 पासों को एक साथ फेंको, चाहे एक पासे को 2 बार फेंको, एक ही बात है। 2 पासों को चाहे एक साथ उछाल दो तो पहले पासे पर कुल संभावित परिणाम गुणा दूसरे पासे पर कुल संभावित परिणाम, अर्थात 2 पासों को फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर कुल संभावित परिणाम इन दोनों का गुणनफल होगा, क्योंकि दोनों पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, पर पहले पासे पर भी 6 अंक हैं, दूसरे पासे पर भी 6 अंक हैं, तो पहले पासे पर भी कुल संभावित परिणाम 6 होंगे, गुणा दूसरे पासे पर भी कुल संभावित परिणाम 6 होंगे। गुणा इसलिए किया क्योंकि दोनों पासों को एक साथ उछाला। अब इसका ठीक आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे भी कह सकता है प्रश्न को, 2 पासों को एक साथ नहीं उछाल रहे हैं, बल्कि एक पासे को एक बार उछाल दिया, फिर उठाया, फिर दोबारा उछाल दिया, तब भी यही आएंगे, एक ही बात है। तो देखो इन दोनों को गुणा कैसे करते हैं? पहले ये एक इन 6 से गुणा होगा, पहले ये एक इस 1 से गुणा होगा, तो छोटे कोष्टक में 1 लिखेंगे और बीच में कॉमा लगाएंगे, क्योंकि
ये पहले पासे पर प्रकट अंक है, ये दूसरे पासे पर प्रकट अंक है। अर्थात अगर आपने कोमा नहीं लगाया तो ये बन जाएंगे 11, जबकि 11 नहीं, पासों पर 11 अंक होते ही नहीं है, 6 ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोमा लगाया, क्योंकि पहले पासे पर भी एक प्रकट हुआ और दूसरे पासे पर भी एक प्रकट हुआ। फिर इस एक को 1 से कर दिया, अब इस एक को 2 से गुणा करेंगे तो आया 1 2, फिर कोमा लगाएंगे तो दोबारा बन जाएंगे। 1 को 3 से करेंगे 1 3, 1 को 4 से करेंगे 1 4, 1 को 5 से करेंगे 1,5, 1,6। अब स्टूडेंट्स, अब नंबर है 2 का। जब इसी प्रकार जिस तरह से 1 को इन 6 से गुणा किया है, ठीक उसी प्रकार इस 2 को भी 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 1 2 2 2 1 2, 2 फिर 2 को 3 से करेंगे 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6। अब 3 का नंबर है, अब 3 इन 6 से गुणा होगा तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 को करेंगे 1 से 4 1, 4 को 2 से करेंगे 4 2, 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब स्टूडेंट्स 6 को करेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? कुल संभावित परिणाम हो गए अपने 36। 36 कैसे हुए? अब देखिए ये एक कोष्टक पूरा एक परिणाम माना जाएगा, ये दो नहीं माने जाएंगे अलग अलग, क्योंकि एक पासे को 2 बार उछालो, चाहे दोनों पासों को एक साथ उछालो, गुणा होने के बाद ये परिणाम अकेला ही माना जाएगा, अलग अलग नहीं माने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। आपको कह रहा है कि प्रायिकता किसकी ज्ञात करवाई है? कि दोनों पासों पर जो अंक प्रकट हुए, जैसे यहाँ पहले पासे पर 1 प्रकट हुआ, दूसरे पासे पर 2 प्रकट हुए, ये जो दोनों अंक हैं इन दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखो 1 और 1 2 7 नहीं है, 1 और 2 3, यहाँ भी योग 7 नहीं है, दोनों पासों पर अंकों का योग 1 और 3 4, 7 नहीं आया, 1 6 आ गया। कितना आ गया? 1 6। तो अनुकूल परिणाम आगे अपने दोनों पासों पर अंकों के योग 7 होने के, दोनों पासों पर अंकों के योग 7 होने के पहला अनुकूल परिणाम कितना आया? 1 6। देखिए स्टूडेंट्स 1 6। अब दूसरी लाइन में आ जाइए, यहाँ 5, यहाँ दोनों का योग 6, ये 7 आ गया, और इन दोनों का योग 8, 7 वाला लेना है अपन को। दूसरा अनुकूल परिणाम 2 5, तीसरी लाइन में 3 4, चौथी लाइन में 4 3, और पांचवी लाइन में 5 2, छठी लाइन में 6 1। ये 7 अब अंकों के योग 7 होने के कुल 36 परिणामों में से वो परिणाम लिखे हैं मेरे केवल 36 में से जिनमें दोनों अंकों का योग 7 है। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? एक। ये पूरा परिणाम कोष्टक का एक ही माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए अब प्रायिकता अंकों का योग 7 की प्रायिकता, और सूत्र मैंने आपको पहले लिखा ही दिया है, सूत्र बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। कुल संभावित परिणाम नीचे आएंगे, वो है हमारे 36 सूत्र के अनुसार, और अनुकूल परिणाम है हमारे पास 6।
6 को 36 से काटा, 6 एकम 6, 6 6 36। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 3 है प्रायिकता का कि एक लीप वर्ष में, प्रश्न है कि एक लीप वर्ष में एग्जाम्पल मतलब उदाहरण नंबर 3, एक लीप वर्ष में तिरपन सोमवार होने की प्रायिकता लिखो। 53 सोमवार होने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता लिखो। मोस्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब 53 सोमवार, अगर कोई सा भी वार हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 53वां सोमवार भी हो सकते हैं, 53 मंगलवार हो, 53 रविवार हो, 53 बुधवार हो, 53 शनिवार हो, उत्तर सबका एक ही आएगा, चाहे वार का नाम कुछ भी लिख दो, लेकिन यहाँ 53 होना चाहिए। ठीक है। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं स्टूडेंट्स। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। देखिए कुल दिन होते हैं 366, ध्यान रखना, और अलीप में 365। तो अब इसमें 364, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह को 7 से गुणा किया, 364 दिन आ गए स्टूडेंट्स, 364 दिन आ गए। ठीक है, कह दो सेव कर ले, है ना। तो स्टूडेंट्स अब 52 सप्ताह, एक सप्ताह में एक बार तो आता ही है। अब 52 सप्ताह में 52 रविवार आ गए, 52 मंगलवार आ गए, 52 सोमवार आ गए, 364 दिन। अब शेष दिन बचे दो, तभी तो 366 होंगे। अब ये शेष दिन बच गए अपने पास दो। अब मान लो, ध्यान देना यहाँ, मान लो ये 364वां जो दिन था, सपोज वो 364वां दिन शनिवार को खत्म हुआ है। किसको खत्म हुआ है? ये शनिवार का था। तो 365वां और 366वां जो दिन होगा वो होगा आपका रविवार या सोमवार। अब जरूरी थोड़ी है कि 364वां दिन शनिवार को खत्म हो रहा है। हो सकता है 364वां दिन शनिवार को नहीं, रविवार का पड़ रहा है ये लास्ट का दिन। तो अगला जो 365वां 366वां दिन है वो कौन सा होगा? सोमवार या क्या मंगलवार। ये 65वां होगा, ये 66वां होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है, हमें को निश्चित पता थोड़ी है। प्रायिकता में संभावना ही तो ज्ञात करते हैं हम। हो सकता है 364वें दिन की जो आने की संभावना है वो रविवार नहीं, क्या हो, सोमवार हो। अर्थात जो अंतिम दिन है 364वां वो सोमवार का है। तो 365वां 366वां दिन की संभावना क्या होगी? सोमवार, ये सोमवार का पड़ रहा है तो 65वां किसका पड़ेगा? बुधवार का। और 366वां दिन किसका पड़ेगा? मंगलवार। भाई ये सोमवार का पड़ रहा है, तो अगले दो दिन कौन कौन से पड़ेंगे? 365वां मंगलवार और 366वां बुधवार। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? मान लो 364वां दिन सोमवार का पड़ रहा है, तो 365वां 366वां मंगलवार बुधवार पड़ेंगे। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है।
हमें कोई निश्चित पता थोड़ी है इस बात का कि सोमवार का ही पड़ेगा, हम तो संभावना ले रहे हैं जितनी भी। हो सकता है ये संभावना हो कि 364वां दिन सोमवार का नहीं हो, किसका हो, मंगलवार का हो। तो 65वां 66वां किसका पड़ेगा अगले 2 दिन, मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार के होंगे। अब मान लीजिए ये 364वां दिन मंगलवार का नहीं बुधवार का पड़ रहा हो, तो बुधवार का पड़ रहा है तो अगले 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे 365वां 366वां वो बुधवार के बाद अगले 2 दिन किसके पड़ेंगे, बुधवार के बाद अगला वार गुरुवार और शुक्रवार। इसी प्रकार छठी संभावना आ जाएगी आपकी, यहाँ जो बृहस्पतिवार आएगा 364वें दिन में यहाँ गुरुवार लेंगे, तब यहाँ शुक्रवार और कौमा शनिवार और 7वां। अब हो सकता है बृहस्पतिवार नहीं क्या आ जाए 364वां दिन शुक्रवार का आ जाए, तो यहाँ आएगा आपका क्या, शनिवार और रविवार। 7 संभावना बनेगी। तो कुल संभावित परिणाम, अब यहाँ तक तो कोई संभावना है ही नहीं अपनी, क्यों, क्योंकि तो निश्चित है कि 52 सप्ताह में 52 बार होते हैं, यहाँ कोई संभावना है ही नहीं, निश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता एक होगी कि 52 सप्ताह में 52 बार होते हैं, तो शनिवार रविवार। तो संभावना तो ये बढ़ी अपनी 7। तो कुल संभावित परिणाम हो गए अपने कितने, कुल संभावित परिणाम हो गए स्टूडेंट्स अपने ये 7। अब इन 7 में से अपन से 53 सोमवार की पूछ रहा है। मैंने आपसे कहा 53 के आगे चाहे सोमवार लिख, मंगलवार लिख, रविवार लिख, बुधवार लिख, उससे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 53 व सोमवार के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। अब इन 7 संभावित परिणाम में सोमवार के परिणाम कितने, एक यहाँ रहा है, एक यहाँ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 सोमवार आने के अनुकूल परिणाम हो गए स्टूडेंट्स अपने कितने, 2। तो प्रायिकता का मान हो जाएगा P 53 रविवार लिखो, सोमवार लिखो, मंगलवार लिखो, कुछ भी लिखो, यहाँ प्रायिकता 2/7 ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही। ये मोस्ट प्रश्न है, थोड़ा सा देख लेना इससे। थैंक यू। गजब बन गया था।